हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी की न्यू सिलेबस पर बेस्ड एक नया टॉपिक दैट इज वेदास। वेदास आपको एक जनरल आइडिया होगा कि वेदास में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है, बट इसके आगे क्या, क्योंकि अब सिलेबस में बहुत कॉम्प्रहेंसिवली आपको कवर करना है। तो यहाँ पर ये लेक्चर को आप कंप्लीट वॉच करेंगे और बिल्कुल अपने साथ जो है नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदास को समझने के पहले आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स को समझना होगा। हिंदू स्क्रिप्चर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है श्रुति, दूसरा होता है स्मृति। श्रुति मतलब क्या, दैट विच वॉज हर्ड, नाम से ही क्लियर है, सुन सुनकर आगे बढ़ाया जाने वाला पर्टिकुलर जो टेक्स्ट होता है दैट इज द श्रुति टेक्स्ट। ठीक है, इसके मेन एग्जांपल्स हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब एक चीज आप यहाँ पर याद रखना, जो श्रुति टेक्स्ट होते हैं बेसिकली ये लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको रिसाइट करने होते हैं, याद करने होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो ओम भूर्भुवः स्वः ये गायत्री मंत्र है, ये आपने सुना होगा। इसमें एक भी वर्ड आप आगे या फिर पीछे नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर जो आप अगर इस मंत्र को बोलेंगे तो इसकी एक पर्टिकुलर टोन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली श्रुति टेक्स्ट है ये एज इट इज ही आपको याद करने होते हैं और ये सुन सुनकर जनरेशन टू जनरेशन पास किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो ओम भूर्भुवः स्वः है या फिर गायत्री मंत्र है, इसको कभी बैठ के आपने रटा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं पर आपने सुना है और वो आपको याद हो गया है। अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्ररी होते हैं स्मृति टेक्स्ट। स्मृति टेक्स्ट जैसे रामायण और महाभारत की हम बात करें तो आपको प्रॉपर पूरी स्टोरी एज इट इज नहीं रटनी है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन श्रुति टेक्स्ट एंड स्मृति टेक्स्ट। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड याद करना है, बट यहाँ पर आपको रिमेंबर करना है कि जो भी बेसिकली स्टोरी है उससे आपको क्या सीख मिली है। जैसे भगवद गीता से बहुत सारी सीख मिली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब जैसे हमने बात की कि जो श्रुति टेक्स्ट है उसमें 4 आपके वेदास रहेंगे। हर एक वेदा के 4 पार्ट होते हैं एंड दे आर द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पर्टिकुलर वेदा। क्या है? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता मतलब जो मेन वैदिक टेक्स्ट है, जैसे ऋग्वेद के अंदर जो मेन टेक्स्ट है उसको ऋग्वेदिक संहिता कहा जाएगा। तो मेन टेक्स्ट को हम बोलेंगे संहिता। उसका जो एक्सप्लेनेशन है इससे कहा जाएगा ब्राह्मण। उसका जो कंक्लूजन है उसे कहा जाएगा अरण्यक। और उसका जो बेसिकली लास्ट पार्ट है या फिर इसको हम बोलते हैं वेदांत ऑल्सो, इसको कहा जाएगा उपनिषद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि हर एक पर्टिकुलर वेदा का अपना एक उपनिषद होगा, अपना एक अरण्यक होगा, अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा और अपनी एक संहिता रहेगी। ठीक है, इन चारों के बिना जो है ये एक वेद को आप एक वेद नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो है बेसिकली इनके ऊपर आपको सभी जो टॉपिक्स है बेसिकली संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, तो उसमें से आज हम संहिता कवर करेंगे और पूरे जो टॉपिक्स हैं लाइक ब्राह्मण वगैरह उसके हम पढ़ लेंगे, बट इनके ऊपर एक अलग लेक्चर आपका है, तो यहाँ पर आप बस समझ लीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिव मैनर में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे श्रुति। स्मृति जो ग्रंथ होते हैं इसमें धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अगर आप पूरी लेक्चर सीरीज देखते हुए आ रहे हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हमने धर्मशास्त्र को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया हुआ है। पुराण यहाँ पर है, इसके बारे में भी हमने बात की हुई है। इतिहास जो एपिक्स भी होते हैं बेसिकली, तो इसमें आपके आएंगे रामायण, महाभारत। दर्शन के ऊपर हमारा एक पूरा कंप्लीट 40 मिनट्स का लेक्चर है। ठीक है, उपवेद, वेदांग और अगम ये हमने अभी कवर नहीं किए हैं, बट धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास और दर्शन ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, अभी आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली श्रुति के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो आज हम यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, चलो तो श्रुति टेक्स्ट में हम बात करते हैं वेदास की। जैसे हमने बात की कि जो वेदास है इसके 4 मेन इनसेपरेबल पार्ट्स हैं दैट आर संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण एंड उपनिषद। संहिता मेन टेक्स्ट, अरण्यक कंक्लूजन, ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन और उपनिषद जो है लास्ट पार्ट, और वेदांत। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर जो पर्टिकुलर वेदा है उसका एक एप्लीकेशन वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं उपवेद। जैसे आयुर्वेद है ना। अब अथर्ववेद में और ऋग्वेद में कुछ डिसीज के ट्रीटमेंट की जानकारी मिल रही है, तो यहाँ पर ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर जो डिसीज के ट्रीटमेंट की जानकारी है उसका एप्लीकेशन जो है वो आयुर्वेद में देखने को मिलेगा। वैसे ही गंधर्व वेद है जो गाने बजाने से रिलेटेड जो बेसिकली बुक है, धनुर्वेद है जो अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड बुक है, और अथर्ववेद है
ठीक है। तो ये जो है ये उपवेद हमको देखने को मिलते हैं, ये याद रखना है आपको। तो उपवेद जो है ये वेदास का पार्ट नहीं है, बट उसके ऊपर बेस्ड है, या फिर अप्लाइड पार्ट आप बोल सकते हो, वेदास का एप्लीकेशन बेसिकली है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा जो वेदास के ऑक्सिलरी है या फिर एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर रीडिंग ए पर्टिकुलर वैदिक मंत्रा, उसको हम बोलेंगे वेदांग। वेदांग जो होते हैं षडांग होते हैं। ठीक है, षडांग मतलब 6 बेसिक पार्ट्स या फिर बॉडी पार्ट्स आप वेदास के बोल सकते हो, जैसे शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद, है ना। ये टेबल आप बना लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेदा से। ऋग्वेद जो है यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये पर्टिकुलर जो ऋग है इसका ये जो वर्ड है डिराइव हुआ है ऋग से। ऋग का मतलब होता है मंत्र। तो वो पर्टिकुलर बुक जिसमें मंत्रास को कंपाइल किया गया है दैट इज द ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है? द बुक ऑफ मंत्र, ये आपको याद रखना है। एंड इट इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ एक्सटेंट इंडिक टेक्स्ट। इंडिया का जो टेक्स्ट है उसमें सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। किस पीरियड में लिखा गया? तो ये लिखा गया 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में। ठीक है, जब आर्यंस हमारे यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर सेटल्ड थे, उस पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई है, ये आपको याद रखना है। अब समझना ध्यान से, ओल्डेस्ट है इसकी हमने बात कर ली। चैंटिंग पृष्ठ जो है इसको होत्र कहा जाएगा। हर एक वेद के जो बेसिकली पृष्ठ हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के पृष्ठ को होत्र कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, जैसे हमने बात की ऋग्वेद की एक बुक है, ये जो बुक है बेसिकली इसके चैप्टर्स होंगे, तो इनके चैप्टर्स को कहा जाएगा मंडल। तो ये आपको याद रखना है कि कितने मंडल हैं, तो 10 मंडलास हैं। ओके, चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है कुछ हाइम्स में। ओके, और ये जो हाइम्स हैं इन्हें कहा जाएगा सुक्त। ठीक है, तो ये है 1028। तो बेसिकली ऋग्वेद, मंडल, सुक्त। ठीक है, मंडल 10 है और जो सुक्त है वो 1028 है। ठीक है, हाइम्स को फर्दर डिवाइड करेंगे मंत्रास में, और इन मंत्रास को ऋग्वेद में ऋचा कहा गया है। याद रखना है कि ऋचा शब्द किसे कहा गया है। ठीक है, तो ऋचा क्या है? मंत्र है, और टोटल 10,552 और कहीं कहीं पर 10,600 ऋचा मंत्र या फिर वर्सेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऋग्वेद को डिवाइड करेंगे मंडल में, मंडल को डिवाइड करेंगे आपके हाइम्स में, हाइम्स को डिवाइड करेंगे हम ऋचा या फिर मंत्र में। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपको एज इट इज याद रखना है। द होल ऑफ द ऋग्वेद संहिता, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, मंडल, हाइम्स, वर्सेस, ये किसका पार्ट है? तो संहिता का पार्ट है। जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि संहिता जो मेन टेक्स्ट होता है ऑफ ऋग्वेद दैट इज द संहिता। तो यहाँ पर जो पूरी ऋग्वेद संहिता है इज इन फॉर्म ऑफ वर्सेस। तो ये मंत्र के फॉर्म में है, वर्सेस के फॉर्म में है। तो इन मंत्र को क्या कहा जाएगा? ऋग कहा जाएगा, और ऋग से ही ऋग बना है, और ऋग से बना है ऋग्वेद। ठीक है, आपको याद रखना है ऋग का मतलब होता है मंत्र। ओके, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम मूव करें तो सबसे पहले बात करेंगे मंडल की, और उसके बाद हम बात करेंगे हाइम्स की। ठीक है, जैसे हमने बात किया 10 मंडलास हैं और 1028 हाइम्स या फिर सुक्त है। यहाँ पर मंडल याद रखना आप कि 2 से 7 तक के जो मंडल है ये सबसे अर्लियर मंडल है। ठीक है, सबसे पहले लिखे जाने वाले जो मंडल है वो 2 to 7 है। ठीक है, और बाद में 1, 8 और 10 जो है ये लेटर पीरियड में लिखे गए हैं। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र कहाँ पर मेंशन्ड है? तो 3rd मंडल में गायत्री मंत्र मेंशन्ड है, और इसके क्रिएटर कौन है? विश्वामित्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 9th मंडल। 9th मंडल सोम को डेडिकेटेड है। सोम जो है एक देवता कंसिडर किए जाते हैं, सोम रस भी आपने सुना होगा। तो 9th मंडल डेडिकेटेड है सोम को। ठीक है, 3rd मंडल डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हाइम्स की, जिसे सुक्त भी कहा जाता है, हमने आगे बात की स्टार्टिंग में कि 1028 हमारे टोटल सुक्त है। इंपॉर्टेंट सुक्त कौन कौन से हैं? तो पुरुष सुक्त। पुरुष सुक्त में आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है।
पुरुषोक्त हाइम में वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पुरुषोक्त हाइम जो है वो 10th मंडल में है, 10th मंडल में पुरुषोक्त हाइम है जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हिरण्यगर्भ, धन अन्न दान सूक्त, अक्ष सूक्त, नासादीय सूक्त, दुःस्वपान नाशना सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूक्त हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर सूक्त किस वेद का पार्ट है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद का पार्ट है, ओके। बिसाइड्स देयर आर सूक्तास ऑफर टू डिफरेंट डिटीज सच एज इंद्र, मारुत, वरुण, उषा, सूर्य, भूमि, सोम, अग्नि एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि पर्टिकुलर डीटी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट एक बार एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द मोस्ट मेंशन्ड रिवर ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, गंगा, यमुना, सरस्वती और इंडस, है ना, जो सिंधु रिवर है। जनरली बच्चे ऋग्वेद को देख के गंगा लगा देंगे, वैसे अगर आपसे कोई गॉड का पूछेंगे तो आप यहाँ पर विष्णु, शिव, ब्रह्मा लगा के आ जाओगे, बट यहाँ पर उसका आंसर सिंधु रिवर था। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ना आपको विष्णु, शिव, ब्रह्मा के बारे में मेंशन ही नहीं है ऋग्वेद में, ठीक है। यहाँ पर कुछ दूसरे गॉड्स हैं जैसे इंद्र, मारुत, उषा, वरुण, ठीक है। और अगर आप इसको और एनालाइज करें तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी गॉड यहाँ पर मेंशन्ड है ऋग्वेद में, ये सब नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है। तो यही बेसिकली ऋग्वेद था जिसमें नेचुरल एलिमेंट की पूजा की जाती थी। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको रहेगी ना तो आपके क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में नेचुरल एलिमेंट की पूजा की जाती थी, क्लियर। चलो आगे हम मूव करते हैं। जैसे हमने बात की कि संहिता है, संहिता की हमने बात कर ली है। ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण क्या बात की थी सबसे पहले, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर वेद इज कॉल्ड एज ब्राह्मण। ये याद रखना है, 2 ब्राह्मण रिलेटेड है ऋग्वेद से, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, याद रखना है। अरण्यक, 2 अरण्यक है, ऐत्रेय अरण्यक और कौशिकी अरण्यक। यहाँ पर बहुत मेहनत नहीं करनी, दोनों नाम सेम है तो याद रह जाएंगे, ठीक है। उपनिषद में भी सेम नाम है, ऐत्रेय, कौशिकी। फिर कुछ 10 और उपनिषद है हमारे, नादाबिंदु, आत्मबोध, निर्वाण, मुद्गल, अक्षमाला, त्रिपुरा, सौभाग्य लक्ष्मी, बहवृचा, ठीक है। तो ये वाले उपनिषद आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो ये हमारा ऋग्वेद खत्म हो गया है। आई होप आपने पूरा इसको नोट डाउन कर लिया होगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। अब थोड़ा समझना ध्यान से, देखो मेन जो बुक है वो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद का ही कंटेंट जो है वो तीनों टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्या किया गया, ऋग्वेदिक मंत्रास जो थे उसके साथ जब यज्ञ को मिक्स किया गया तो यहाँ पर एक नया टेक्स्ट बनकर आया, दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर शब्द का मतलब होता है रिचुअल या फिर यज्ञ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऋग्वेदिक मंत्रास ही हैं बट उस पर यज्ञ को इंक्लूड किया गया है, ओके। यहाँ पर बुक ऑफ रिचुअल्स ये है, प्रोज फॉर्म में भी होगा, प्रोज मतलब होता है गद्य के रूप में, और वर्स फॉर्म में भी होता है मतलब छंद के रूप में, ठीक है। चैंटिंग पृष्ठ को अथर्वयु कहा जाएगा, वहां पर होत्र कहा गया था। यहाँ पर याद रखेंगे आप कि यजुर्वेद की 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहली जो ब्रांच है दैट इज शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब होता है वाइट, जैसे आपको पता होगा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है और कृष्ण पक्ष का होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा व्हाइट कलर्ड होता है और कृष्ण पक्ष का ब्लैक कलर्ड होता है। तो यहाँ पर शुक्ल का मतलब क्या है, वाइट है। इसको क्या कहा जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है आपको। ये ओनली वर्ड्स के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब मंत्र के रूप में ही यहाँ पर पूरा शुक्ल यजुर्वेद लिखा गया है। ये रिलेटेड है आदित्य स्कूल से, याद रखना है आपको, आदित्य स्कूल से रिलेटेड है। आदित्य स्कूल मतलब सन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है बेसिकली। इसके मेन संहिता क्या है, मानधिना संहिता और कण्व संहिता, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। यहाँ पर इसके अलावा कितने वर्सेस हैं, तो टोटल
1975 वर्सेस आपको देखने को मिलेंगे. इट इज सेड टू बी सिमिलर टू एन एंशिएंट इजिप्शियन टेक्स्ट कॉल्ड द बुक ऑफ द डेड. एक बुक ऑफ द डेड है जो इजिप्शियन टेक्स्ट था, इसमें भी आपको रिचुअल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई थी, तो उसको ऑफन कंपेयर किया जाएगा यजुर्वेद से. ठीक है, और यहाँ पर द प्रिस्ट यूज दिस गाइड बुक इन सेरेमनियल सेक्रीफाइसेस. आपके घरों में बहुत सारे हवन वगैरह होते होंगे, तो मेन जो बुक है जहाँ से हवन की स्टार्टिंग हुई और जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज द यजुर्वेद. तो याद रखना है, यजुर्वेद जो है कंप्लीटली रिचुअल्स को डेडिकेट की गई है ये पर्टिकुलर बुक. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो पहला शुक्ल यजुर्वेद था, दूसरा है हमारा कृष्ण यजुर्वेद, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लैक. कृष्ण मतलब होता है ब्लैक. इसमें आपको देखने को मिलेगा मंत्र भी है और ब्राह्मण भी है. जैसे मैंने बात किया, ब्राह्मण का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा. जैसे हमने बात की थी कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ओनली वर्सेस के फॉर्म में है, मतलब ओनली मंत्र है. बट कृष्ण में आपको मंत्र भी मिलेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसके ब्राह्मण है, वो भी मिलेंगे. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है, ये किससे स्कूल है, तो ब्रह्म स्कूल से रिलेटेड है, जैसे वो आदित्य स्कूल से रिलेटेड था. इसके 4 संहिता है, तैत्तिरीय संहिता, कथक संहिता, कपिस्थाला संहिता और मैत्रायणी संहिता. ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ पर्टिकुलरली यजुर्वेद के 2 हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण. याद रखना, शतपथ ब्राह्मण जो है ये आपको एग्रीकल्चर की डिटेल्स के बारे में भी बताता है. ओके, एग्रीकल्चर की डिटेल के बारे में बताता है. इसके 2 वर्जन है. इसमें एक है मानधीना और कण्व, और ये जो दोनों अप्लाई होते हैं शुक्ल यजुर्वेद, जैसे हमने पहले बात की थी कि मानधीना संहिता और कण्व संहिता शुक्ल यजुर्वेद के पार्ट है. नेक्स्ट है तैत्तिरीय संहिता, ये है कृष्ण यजुर्वेद में. ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप समझना ध्यान से, जो ब्राह्मण यहाँ पर हमने बात की है, ये ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण टेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब ओनली एक्सप्लेनेशन है. बट जो ब्राह्मण टेक्स्ट एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर वेद जो रहेगा, वो यहाँ पर 2 है, शतपथ और तैत्तिरीय. ये थोड़ा समझना है यहाँ पर. तो ब्राह्मण, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है तो ब्राह्मण को आप हटाकर बस एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे. ठीक है, चलो आगे है कि उपनिषद कौन से हैं यजुर्वेद से रिलेटेड, तो बृहदारण्यक उपनिषद, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कथा उपनिषद यहाँ पर इससे रिलेटेड है. उपवेद, ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि जो उपवेद होते हैं ये अप्लाइड पार्ट होते हैं वेदास के. ठीक है, तो जो धनुर्विद्या है इसमें भी कुछ जो चीज़ें हैं वो सिमिलर है रिचुअल्स वगैरह से. जैसे जब हम रिचुअल की बात करते हैं तो हवन कुंड का साइज़ क्या होना चाहिए, हवन कुंड के अंदर बेसिकली क्या क्या सामग्री वगैरह होनी चाहिए, तो ऐसे ही जो साइज़ या फिर एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाएगी वो आपको अस्त्र और शस्त्रीय कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिलती है. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारी जो बुक है दैट इज़ द धनुर्वेद. तो धनुर्वेद जो है इसमें आपको ये देखो, आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग अस्त्र शस्त्र यहाँ पर है. तो ये जो बुक है ये रिलेटेड है यजुर्वेद से. ठीक है, नेक्स्ट सामवेद. ठीक है, नाम से आप समझना ध्यान से, साम. ठीक है, क्या लग रहा है, म्यूजिक. तो बेसिकली ऋग्वेदिक मंत्र कंबाइंड विथ म्यूजिक और मेलोडी, इसको हम बोलेंगे सामवेद. तो सामवेद द बुक ऑफ चैंट. ठीक है, तो म्यूजिक, मेलोडी, चैंट की जो पर्टिकुलर बुक है दैट इज सामवेद. ओके, यहाँ पर याद रखना है ये ओरिजिन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का. इसको नाट्य शास्त्र भी कहा जाएगा. नाट्य शास्त्र बेसिकली एक अलग बुक है, बट एक तरीके से नाट्य शास्त्र में जो म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं वो उसके लिए आपको सामवेद का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा. तो नाट्य शास्त्र इसलिए इसको कहा जा रहा है. ये सभी वेदास में जितने भी वेदास हैं उसमें सबसे शॉर्टेस्ट जो ग्रंथ है दैट इज सामवेद. तो ये याद रखना है आपको. चैंटिंग पृष्ठ है उद्गाता, है ना, जैसे साम म्यूजिक है, ठीक है, तो चैंटिंग पृष्ठ को उद्गाता कहा जाएगा, है ना. थोड़ा आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे. इसके अलावा इसमें सॉन्ग्स है, चैंट्स है और टेक्स्ट है. इसमें कितने वर्सेस हैं, तो 1549 वर्सेस हैं और इसमें 2 सेक्शन में इसको डिवाइड किया जाएगा. एक है गण,
गण का मतलब क्या होता है, मेलोडीज, याद रखना है। और आर्चिका, आर्चिका का मतलब होता है वर्सेस और मंत्र। तो गण और आर्चिका इसमें डिवाइड हम करेंगे। दिस सॉन्ग्स वर संग ड्यूरिंग सेरेमोनियल सैक्रिफाइसेस एंड वेरियस रिचुअल्स ऑफ वर्शिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पर यज्ञ वगैरह हो रहा है तो जो ब्राह्मण पर्टिकुलर मंत्र गाता है उसका एक प्रॉपर लय होता है, तो मंत्र ही है, ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र ही है, बट उसमें म्यूजिक जब ऐड किया गया तो ये आपका सामवेद होगा, है ना। तो मंत्र को गाने की प्रॉपर कला या फिर जो विधि होगी दैट इज आर सामवेद, ठीक है। जो मेलोडीज है इन द सामवेद कैम फ्रॉम ऋग्वेद, जैसे हमने बात की यहाँ पर। सामवेद के 3 रिसेंशन या फिर 3 अनुवाद आपको देखने को मिलेंगे। ये है कौथुम, राणायण और जैमिनीय, ठीक है। 3 अनुवाद है, कौथुम, राणायण और जैमिनीय। इसके बाद इससे रिलेटेड 2 उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, याद रखना है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविंश, जैमिनीय, ओके। 2 अरण्यक है, छांदोग्य और जैमिनीय, और एक उपवेद है, गंधर्व वेद, ठीक है। नाम आपको कहीं कहीं पर अरण्यक के और उपनिषद के सिमिलर मिल जाएंगे, बट इजी आप इसको कर सकते हो अगर आप उसको प्रॉपर नोट डाउन कर लो तो, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत फेमस छांदोग्य उपनिषद का एक टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। सो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये जैसे हमने बात की ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इसमें ऋग्वेदिक मंत्रास को ही कंटिन्यू किया गया था। यजुर्वेद में यज्ञ डाल दिए और सामवेद में म्यूजिक डाल दिया, बट अथर्ववेद इज कम्प्लीटली डिफरेंट बुक। यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्रास यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अपने कुछ मंत्रास को डाला हुआ है, और इनके जो मंत्रास हैं वो रिलेटेड है मैजिकल स्पेल से या फिर ब्लैक मैजिक से, ये आपको याद रखना है। तो जो बुक है जो रिलेटेड है ब्लैक मैजिक से दैट इज आर अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है 230 हाइम्स या फिर सुक्त, जिसको मंत्र भी हम बोल सकते हैं, फिर 6000 मंत्र है, इसको आप मंत्र ना लेकर आप इसको आप जैसे यहाँ पर आप हाइम्स को मंत्र लिख लो और यहाँ पर 6000 सुक्त हो जाएंगे। जैसे हमने बात की है मंडल, सुक्त, उसके बाद मंत्र आते हैं, ठीक है। फिर कितनी बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं। तो 20 बुक्स जो आपकी मंडल हमने बात की थी ऋग्वेद में, तो ये 20 बुक्स हैं। इसमें क्या है, ऑल द इनकेंटेशंस, स्पेल्स एंड चार्म्स, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है उसकी पूरी विधियाँ इसमें मेंशन्ड है। अथर्ववेद इज डेपिक्टेड एज नॉलेज स्टोर हाउस ऑफ अथर्वांस, मीनिंग द प्रोसीजर ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके बारे में ये बुक है ना। इट इज कॉल्ड वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। इसमें 3 उपनिषद आते हैं, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्ना उपनिषद, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने बात किया कि 730 हाइम्स या फिर सुक्त इसके अंदर रहेंगे। अथर्ववेद इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मवेद, है ना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मवेद है तो ओनली वेद आर रिलेटेड टू वर्ल्डली हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे हमने बात की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कंटेंट सेम है, उसमें मंत्र ही है और मंत्र के बारे में ही यज्ञ या फिर म्यूजिक की बात की जा रही है। बट यहाँ पर एक अकेला एक वेद है जो वर्ल्डली पीस और हैप्पीनेस से रिलेटेड है। तो इसलिए इनिशियली अथर्ववेद को 4 वेद का पार्ट नहीं माना गया था। अथर्ववेद वॉज अ डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर वेद, और यहाँ पर 3 वेद को वेद त्रयी कहा जाता था, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता था और अथर्ववेद अलग था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं उनको लिखा गया है मतलब उनको लिखा गया है इंस्पिरेशन लेकर भगवान से, बट अथर्ववेद को इंसानों ने लिखा हुआ है, इस वजह से इसे पौरुष्य कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है, पौरुष्य मतलब रिटन बाय ह्यूमंस। बट स्टार्टिंग के 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, माना जाता है कि इंस्पिरेशन भगवान से मिली है, भगवान ने उसको लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। इसके अलावा इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने कंपाइलेशन किया है, अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि। ये है ओरिजिन टेक्स्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, और इसमें 99 डिसीज के ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन्ड है। जैसे हमने बात की कि वर्ल्डली हैप्पीनेस डेली लाइफ से एसोसिएटेड है, तो वर्ल्डली हैप्पीनेस कब आएगी, डेली लाइफ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होगी, जब डिसीज का ट्रीटमेंट मेंशन होगा। तो यहाँ पर 99 जो है ट्रीटमेंट डिसीज़ के 99 डिसीज़ के ट्रीटमेंट मेंशन्ड है,
ओके अब यहाँ पर कुछ उपवेद एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर अथर्ववेद है, अर्थशास्त्र और आयुर्वेद, ठीक है। अर्थशास्त्र एसोसिएटेड विद द अथर्ववेद, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट। हमने बात की थी 4 उपवेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हमने बात की धनुर्वेद की, धनुर्वेद था यजुर्वेद से रिलेटेड। एक आता है गंधर्व वेद, एक सेकेंड, जो गंधर्व वेद है ये सामवेद से रिलेटेड है, गंधर्व वेद, ठीक है। गंधर्व का मतलब होता है म्यूजिकल, मतलब बेसिकली गंधर्व एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड होता है। तो ये क्योंकि म्यूजिकल रिलेशन है तो इस वजह से सामवेद के अंदर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर ओके तो अर्थशास्त्र रिलेटेड है इससे, अथर्ववेद से। आयुर्वेद जो है ये यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये अथर्ववेद से भी कुछ एप्लीकेशन अपनी लेता है और ऋग्वेद से भी लेता है, बट यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पर प्रॉपर मेंशन्ड है अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद की जानकारियों के बारे में, तो इस वजह से ज़्यादा रिलाई करेगा ये अथर्ववेद के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर गैदर की है वो पूरी वेदास से रिलेटेड है। आपने अगर कंप्लीट इस लेक्चर को देखा हुआ है तो ऑब्वियसली अब आपके पास एक बहुत अच्छे नोट्स बन गए होंगे। ऑब्वियसली आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा हमारे कुछ सब्सिक्वेंट लेक्चर्स रहेंगे जिसमें और जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू ब्राह्मण, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज आवर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके।